नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बहू बेटे ने जब अपने बूढ़े माता पिता से धोखे से सब कुछ हड़प कर मरने के लिए छोड़ा तो पिता ने किया कुछ ऐसा कि अजी सुनते हो, अपने बेटे ने इंटर स्कूल क्रिकेट मैच में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। इसके स्कूल से स्पोर्ट टीचर का फोन आया था। वो चाहते हैं कि स्टेट लेवल पर खेलने के लिए उसे एक अच्छी क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवाई जाए। वीना ने अपने पति अमित को चाय का कप देते हुए कहा तो अमित रीना से कहने लगा, अरे वाह, हमारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी है। उसकी ट्रेनिंग पर करीब 2 लाख का खर्च आएगा। वीना ने कहा, वीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। महीने की 60,000 तो मेरी सैलरी है। उसमें से मकान का किराया भी जाता है, घर का राशन भी आता है, बच्चों की फीस भी भरता हूँ, और तुम्हारे खर्चे हैं सो अलग। अगर अपने बच्चों के भविष्य की इतनी ही चिंता है तो महंगी महंगी ड्रेस खरीदना, किटी पार्टियों में जाना बंद कर दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम भी कोई अच्छी सी नौकरी देख लो जिससे मुझे भी थोड़ा सहारा हो सके। अमित रीना से बोला, देखो जी, मेरी किटी पार्टी पर तो उंगली उठाने की जरूरत है नहीं, और ना तो नौकरी मेरे बस की है, और ना ही मेरे खर्चे कम होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने गांव की जमीन और माँ बाबूजी का मकान बेच क्यों नहीं देते? उसे बेचकर जो पैसे आएगा उससे तो हम एक मकान भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ये तो बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन फिर माँ बाबूजी का क्या होगा? मैं तो उनसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ आकर रहने के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि गांव की प्रदूषण मुक्त हवा ही उन्हें रास आती है। अब वे लोग अपना गांव छोड़ना ही नहीं चाहते, तो मैं कैसे जबरदस्ती कर सकता हूँ? अमित चाहे कैसे भी करके उन्हें मनाना तो पड़ेगा। अगर अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। और फिर तुम्हारे माँ बाबूजी है ही कितने दिनों के मेहमान, आज नहीं तो कल उन्हें तो भगवान के पास जाना ही है। अमित गुस्से से बोला, वीना, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? तो मेरे माँ बाबूजी के बारे में तुम एक काम करो, अगले हफ्ते दिवाली आ रही है, हम सब 4-5 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए वहीं चलती हैं। इस दौरान मैं माँ बाबूजी से भी बात करूँगा। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अमित और वीना अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाबूजी के एक गांव पहुंचे। घर में घुसते ही दोनों बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े। दादू दादी और झट से दोनों ने अपने दादा दादी के गले लग गए। अपने बेटे बहू और पोता रोटी को अचानक आया देख रामेश्वर जी और रेखा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। रामेश्वर जी बोले, बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो इस दिवाली यहाँ चले आए, वरना हमारी तो हर दिवाली सोनी ही निकल जाती। इस बार ऐसा नहीं होगा बाबूजी। और ये देखिए, आपकी बहू आपकी फेवरेट पंजीरी और मठरी भी बनाकर लाई है। अमित ने कहा तो रेखा भी बोली, माँ, मैं चाय बनाकर लाती, फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। बहू बेटा जीती रहो, दिल खुश कर दिया तुमने तो। रेखा जी और रामेश्वर जी अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। 3 दिन टीना ने अपनी सासू माँ की खूब सेवा और सास ससुर को बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए। अमित भी अपने पिता की दवाइयों और खाने का ख्याल रखता है। एक दिन डिनर करते हुए रामेश्वर जी अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा, शहर में सब कैसा चल रहा है? अमित बोला, बस बाबूजी, क्या बताओ, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है। समझ नहीं आता
बाकी के खर्चे कैसे पूरे करूं। उसी समय रसोई घर में रोटियां सेकती दीना बातें सुनकर तुरंत आ गई और मौके पर चौका मारने के इरादे से बोली, माँ बाबूजी, क्यों ना आप एक काम करें, ये गांव का मकान बेच देते हैं और वहां बड़ा घर लेकर हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आखिर आपको भी तो अपने बच्चों से सेवा पाने का अधिकार है। जो बात अमित कहने से झिझक रहा था, वीना ने तुरंत बोल दी। तो अमित भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, मकान ही क्यों, मैं तो कहता हूँ बाबूजी ये जमीन भी बेच दी तो इतना पैसा हो जाएगा कि हम शहर में भी बहुत बड़ा मकान खरीद सकती हैं। बेटा बहू की बातें सुनकर रामेश्वर जी को बहुत खुशी हुई और तुरंत इस बात के लिए हामी भर दी। लेकिन रेखा जी थोड़ी परेशान हो गई और खाना खाने के बाद रात को जब कमरे में आई तो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, बात तो बच्चों की ठीक है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत बहुत अच्छा है और इस बार तो बहू ने मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन फिर भी मकान और ज़मीन बेचने को मेरा मन नहीं मानता। अपने ही गांव के वर्मा जी भी तो मकान बेचकर अपने बेटा बहू के साथ गए थे, लेकिन सुनने में आया है कि वो आजकल वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हमें सोच समझ कर ही फैसला लेना होगा। अरे रेखा, वर्मा जी के बेटे को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर का लालची था वो। उस जैसी औलाद होने से तो औलाद ना होना बेहतर है। तुम उसकी तुलना अपने बेटे से मत करो, हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। अमित के कहने पर रामेश्वर जी ने अपना मकान और ज़मीन बेचने पर लगा ली और कुछ ही दिनों में सब कुछ बेचकर अपने बेटे के साथ शहर चले आए। रामेश्वर जी ने अमित को एक बड़ा सा घर दिलवाया जहां सब लोग एक साथ रहने लगे। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। अमित और रीना अपनी माँ बाबूजी की खूब सेवा करते। सास बहू आपस में माँ बेटी की तरह रहने लगी। सफाई और बर्तन के लिए काम वाली लगी हुई थी और बाकी का काम वो दोनों मिल बांट कर करनी थी। लेकिन धीरे धीरे रीना ने काम से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में रेखा जी को अपनी बहू के व्यवहार में परिवर्तन नजर आना शुरू हो गया। बहू पूरे घर को अपने अनुसार चलाने लगी और घर के हर काम में अपनी मनमानी करने लगी। घर का सारा खर्चा उसने अपने हाथों में ले लिया और काम वाली बाई भी हटवा दी, क्योंकि अब उसे लगता था कि जब घर में सासू माँ बैठी है तो काम वाली बाई को पैसे देना बेकार है। रीना आए दिन अपनी सहेलियों संग घूमना निकल जाती या किटी पार्टी घर पर अरेंज कर लेती, जिस कारण बच्चों को संभालने के साथ साथ रसोई का सारा काम भी एक तरफ रेखा जी को ही संभालना पड़ता। उधर रामेश्वर जी को सब्जी और दूध लाने और बच्चों को स्कूल के लिए बस स्टॉप पर छोड़ने जैसी काम दे दिए गए। वैसे तो रेखा जी दिन भर काम में लगी रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही उनकी कमर में दर्द था। सफाई करने, खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक सारा काम करते करते रात तक रेखा जी की कमर में इतना तेज दर्द होना शुरू हो गया। रेखा जी दर्द से करहाने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर रामेश्वर जी से रहा ना गया। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया कि अगर बहू से काम नहीं होता तो सफाई और बर्तन के लिए काम वाली बाई लगा लो, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारी माँ इतना काम नहीं संभाल सकती। लेकिन बाबूजी, आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह पहले जितनी है ही नहीं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं काम वाली बाई का खर्च उठा सकूं, और वैसे भी माँ और रीना मिलकर सारा काम कर लेते हैं। आप शांति बनाए रखिए। लेकिन बेटा, घर का लगभग सारा काम तुम्हारी माँ ही करती है। जहाँ तक रही पैसे की बात, तो आए दिन तो बहू
पार्टियों में जाती रहती है, शॉपिंग करने जाती है, आए दिन नए से नए कपड़े पहनते हो तुम लोग। जब इस सब के लिए तुम्हारे पास पैसा है तो काम वाली बाई के लिए क्यों नहीं? आखिर तुम्हारी माँ भी इंसान है। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनते ही रीना तमतमा उठी। बाबूजी, आप कैसे कह सकते हो मेरे बारे में? मैं घर का काम करती हूँ और अगर दिन में थोड़ी देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? और फिर आप दोनों दिन भर करते ही क्या है? अगर थोड़े हाथ पैर चला रही है तो कौन सी मुसीबत आ गई? बहू की बातें सुनकर रेखा जी और रामेश्वर जी अवाक रह गए और उनका बेटा अमित गुस्से भरी निगाह से उसे कमरे में आने का इशारा करके चला गया। जैसे ही रीना कमरे में आई, अमित बोला, रीना, थोड़ी तो शर्म करो। उनका ही सब कुछ लूट कर आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। अमित की बात सुनकर रीना हड़कते हुए बोली, तो क्या गलत कह दिया मैंने? उनके कारण मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। मैं पार्टी में भी जाऊंगी और लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े भी खरीदूंगी। और अगर उन्हें ऐतराज है तो वो लोग अपने गांव वापस जा सकती हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो रीना? वे लोग केवल हमारे खातिर अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आए थे और तुम्हें भी मालूम है कि उनके यहाँ रहते हुए तुम्हें कितनी सहूलियत है। बढ़िया खाना, घर की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल और घर की चौकीदारी, सब काम तो कर देते हैं। मुझे सब मालूम है, लेकिन जो तीखी बात है उन्होंने आज मुझे सुनाई है, उसके बाद तो मैं उन्हें यहाँ हरगिज नहीं रहने दूंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमित अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। लेकिन अब रीना ने तय कर लिया कि वो अपने सास ससुर को चैन से रहने नहीं देगी। खैर, कुछ दिन यूं ही बीते। आज रामेश्वर जी और रेखा जी की शादी की सालगिरह थी। ये दिन रामेश्वर जी के लिए बहुत ही खास था, इसलिए वो आज बहुत खुश थी। हर बार की तरह इस बार वे अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए रामेश्वर जी सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे ही रामेश्वर जी कमरे से बाहर निकले तो उनकी बहू रीना ने उनके हाथ में एक थैला और 500 रुपये थमाते हुए कहा, बाबूजी, सब्जियां खत्म हो गई है, ले आइएगा। और हाँ, धनिया पत्ती और हरी मिर्च लाना मत भूलिएगा। रामेश्वर जी ने देखा कि अमित भी अपने काम पर जाने को तैयार था और चाय नाश्ता कर रहा था। रामेश्वर जी अपने बेटे के पास गए और कहने लगे, बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि आज का दिन मेरे लिए कितने मायने रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ को कुछ सरप्राइज दो। कहते हुए रामेश्वर जी ने अपने बेटे से कुछ पैसे मांगे तो अमित ने कहा, बाबूजी, मैं तो महीने की तनख्वाह लाकर रीना के हाथ में दे देता हूँ, आप उसी से मांग लीजिए। ऐसा कहकर अमित अपने काम पर चला गया। बाबूजी ने जब अपनी बहू की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखा तो रीना आंखें तराते हुए बोली, बाबूजी, आपको भी मालूम है कि इनको महीने की कितनी सैलरी मिलती है। इतनी महंगाई में गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है, और फिर आपकी कमाई तो अब रह भी नहीं और आपको इस उम्र में सरप्राइज देने की सोच रही है। आप अपने पुराने शौक अब भूल जाइए और राम का नाम जपो। आपको जितने पैसे दिए हैं उतने पे सब्जी आ जाएगी। फालतू के खर्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना कहकर रीना वहाँ से चली गई। रामेश्वर जी उसकी बातें सुनकर स्तब्ध खड़ी रह गई। आज रामेश्वर जी स्वयं को लाचार और ठगा सा महसूस कर रहे थे। तभी रामेश्वर जी की पोती दिशा उनके पास आई और उनसे पूछने लगी, दादाजी, आपकी सरप्राइज की बात कह रहे हैं और ऐसा क्या स्पेशल है
आज रामेश्वर जी उसकी बात सुनकर उसे नाट करते हुए बोली, अरे बेटिया, आज तुम्हारी दादी और मेरी शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 40 वर्षों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी दादी को कोई उपहार ना दिया हो। लेकिन इस बार शायद कहते कहते अचानक रामेश्वर जी का गला भर आया और वे थैला लेकर उठाकर सब्जियां लेने के लिए चल दिए। सब्जियां खरीदते खरीदते ही रामेश्वर जी के कानों में उनकी बहू द्वारा बोले गए मिर्ची से भी तीखे शब्द लगातार गूंज रहे थे और वह सोचने लगी, लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा ही फल मिलता है, लेकिन हमने तो कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, पूरा जीवन बच्चों की खुशी के लिए बिता दिया और आज ऐसी हालत हो गई है कि पति को उपहार देने के लिए भी जेब में 500 रुपये भी नहीं है। सब्जियां खरीद कर जब रामेश्वर जी वापस आने लगे तो देखा कि एक दुकान पर कुल्हड़ वाला दूध बन रहा था। सोचने लगे कि कुल्हड़ वाला दूध तो रेखा को बहुत पसंद है। गांव में रहते हुए भी शाम को टहलने निकलती थी तो लाला की दुकान पर रोककर कुल्हड़ वाले दूध का आनंद उठाते थे। रीना ने सब्जियों के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से 50 रुपये बच गए थे तो रामेश्वर जी ने रेखा जी के लिए दूध खरीद दिया और संतुष्ट दिल से घर लौट कर आए। रामेश्वर जी को पसीने में तरबतर देखकर रेखा जी ने अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछा और बोली, इस उम्र में इतना काम करने की क्या जरूरत है, अब से आप आराम करेंगे। यहाँ सब्जी वाले आते हैं, थोड़ी महंगी देते हैं, पर हम लोग यहीं से सब्जी खरीद लिया करेंगे। अरे रेखा, वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरे जीवन संगी तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कहते उन्होंने कुल्हड़ वाला दूध रेखा जी की तरफ बढ़ाया। रेखा जी मुस्कुराकर बोली, आप भी हद करते हैं, जीवन में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी आप किसी ना किसी तरह मेरी जिंदगी में मिठास खोल देते हैं। तभी उधर से रीना आई, बाबूजी, मैंने आपको धनिया पत्ती और हरी मिर्च लाने को कहा था, वो कहाँ है? बोलते हुए उसकी नज़र रेखा जी की तरफ गई और उनके हाथ में कुल्हड़ वाला दूध देखते ही भड़क पड़ी। अच्छा, तो वो पैसे अपनी माँ जी के लिए दूध लाने में खर्च कर दिए। शर्म तो बिल्कुल नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए। रेखा जी बोली, बहू, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो केवल मेरी खुशी के लिए मेरा मनपसंद दूध खरीद कर लाए थे। ये बात अभी चल ही रही थी कि अपने दादा दादी को एनिवर्सरी का तोहफा देने के लिए उनके पोता पोती बगीचे से कुछ फूल तोड़कर उनका एक गुलदस्ता बनाकर ले आई और बोली, दादो दादी, हैप्पी एनिवर्सरी। रेखा जी और रामेश्वर जी अपने पोती पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। अपने बच्चों को दादा दादी के साथ लगाव देखकर रीना जल भुनकर कोयला हो रही थी। दिशा के कान पकड़ते हुए बोली, जब देखो अपने दादा दादी के आसपास मंडराते रहते हो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या? चलो यहाँ से। तभी अमित घर में आया और बोला, जब भी घर आता हो बस कलेश ही करती रहती हो, अब क्या हो गया? तो रीना ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर अमित अपने माँ बाबूजी के पास आया और बोला, आप दोनों इस घर में शांति से नहीं रह सकते क्या? जब से आप लोग आए हैं मेरा तो जीना दुश्वार हो चुका है। और बाबूजी, आपकी कमाई अब नहीं है तो अपने पुराने शौक पर भी जरा लगा लूं। ऐसी बातें सुनकर रामेश्वर जी को गुस्सा आया और वो बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से इस तरह की बात करने की? ये मत भूलो कि केवल हमारी वजह से आज तुम इस घर के मालिक बने बैठे हो।
तो कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों ने। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये कहते हुए गुस्सा से तिलमिलाता हुआ अमित अपने पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। रेखा जी और रामेश्वर जी अपने बेटे बहू के रवैये पर हैरान थी। रामेश्वर जी की नज़र अपनी पत्नी की ओर गई तो देखा उनकी आंखों पे आंसू थे। बस बहुत हुआ, ये सोचकर रामेश्वर जी अपनी अलमारी खोलकर देखने लगे। अगले दिन सुबह जब अमित नौकरी पर जाने के लिए तैयार होकर जूते पहन रहा था तो देखा रामेश्वर जी अपने थैले में कुछ कागज रखते हुए बाहर की ओर निकल रहे थे। तब अमित ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो रामेश्वर जी बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस पर अमित ने कहा, आपको पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो रामेश्वर जी बोले, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं जो तुमसे पैसे मांगता रहूँगा। भले ही तुम्हारे कहने पर मैंने गांव का मकान और ज़मीन बेच दी, लेकिन फिर भी मेरे पास में कुछ पैसे पड़े हैं और वो मेरे शाम को जब तुम ऑफिस से घर आओगी तो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर रामेश्वर जी घर से बाहर निकल गए। शाम के 7 बज चुके थे। अमित से ऑफिस से घर वापस आ चुका था, लेकिन रामेश्वर जी अभी तक घर नहीं आए थे। उधर रेखा जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। करीब 8 बजे रामेश्वर जी जब घर लौटे तो उनके हाथों में कुछ उपहार थे। रामेश्वर जी, कहाँ चले गए थे आप? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। रामेश्वर जी ने देखा जहाँ उनकी पत्नी की आंखों में घबराहट थी तो उधर अमित और रीना उन्हें गुस्से से भरी निगाहों से देख रहे थे। बेटा बहू को गहरी निगाह से देखते हुए रामेश्वर जी रेखा जी को कहने लगे, अरे भाग्यवान, कल तो शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। तुम्हारी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी ना, तो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद सिल्क की साड़ी खरीद कर लाया हूँ और तुम्हारी पसंद की दाल मखनी और पनीर की सब्जी भी लाया हूँ। जो सेलिब्रेशन हमने कल नहीं किया वो आज करेंगे। हमें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए रामेश्वर जी सोफे पर बैठे और सामने रखी मेज पर एक पैर रखा और उस पर दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से बैठ गए। ससुर की बातें सुनकर रीना गुस्से से लाल हो रही थी तो अमित अपने पिता पर भड़कते हुए बोला, बाबूजी, ये भी कोई तरीका है घर में बैठने का? अगर आपको लेटना ही है तो अपने कमरे में जाकर लेटिए। तो रामेश्वर जी बोले, ये घर मेरा है, ये सोफ़ा मेरा है और तो मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए और क्या खाना चाहिए? अपने बाबूजी के मुंह से ये बातें सुनकर अमित और रीना का मुंह खुला का खुला रह गया। रीना बोली, आप शायद भूल रहे हैं, ये घर आपका नहीं मेरे पति का है और यहाँ वही होगा जो मैं और मेरे पति चाहेंगे। रीना की जिल्लत भरी बातें सुनते हुए भी रामेश्वर जी उसी आरामदायक अवस्था में बैठे रहे और बोले, पूछो अपने पति से कि ये घर किसके नाम पर है। टैक्स बचाने के चक्कर में उसने रजिस्ट्री अपनी माँ को, जो कि सीनियर महिला सिटीजन है, के नाम पर करवाई थी और मैं भी यही चाहता था कि यह घर तुम्हारी माँ के नाम पर ही है, इसलिए मैंने ही उसे सुझाव दिया था। इस मतलबी दुनिया का हाल देखते हुए रेखा को अपने मकान बेचते समय ही हम दोनों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, जिसके मैंने ये फैसला लिया था। इतना बड़ा धोखा भगवान आप लोगों को भी माफ नहीं करेगा। रीना चिल्लाने लगी, धोखा तो तुम हमारे साथ करने चली थी बहू, जो तुम पर ही उल्टा पड़ गया। अमित, अगर अब तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे महीने के 20,000 रुपये देने होंगे, जिससे मैं
और मेरी पत्नी अपना खर्चा चला सके, और घर और रसोई का सारा काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ इस घर का कोई काम नहीं करेगी। शर्त मंजूर है तो तुम लोग यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाजा तुम्हारे सामने है। रेखा जी ने रामेश्वर जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज वो रुकने वाले नहीं थे। वे कहने लगे, अपने बेटे के साथ अच्छा रिश्ता रखने की मैंने भरपूर कोशिश की, केवल उसके कारण ही हम अपनी इच्छाओं को भी भूल गए। पर उसे तो अपनी पत्नी का हुक्म मानने से ही फुर्सत नहीं है। अपने माँ बाप का प्यार और त्याग उसने भुला दिया। लेकिन अब मैं अच्छा पिता बनने की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ। अब मुझे केवल एक अच्छा पति बनना है। अपने ससुर के मुंह से ये बातें सुनते हुए वीना तो जैसे उबल पड़ी। बस इससे ज्यादा जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम लोग आज ही घर छोड़कर चले जाएंगे। कहते हुए रीना तेजी से अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। पीछे पीछे अमित आया और बोला, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है बाहर कितनी महंगाई है? घर का किराया ही 25,000 है। ऊपर से बच्चों की फीस और राशन पानी। हमारी फिर से वही हालात हो जाएगी जो पहले थी। और वैसे भी सारा किया धरा तुम्हारा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि माँ बाबूजी का ही सब कुछ लेकर उनसे ही बदतमीजी मत किया करो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो ये सब तो होना ही था। अब अमित की बात सुनकर वीना का सिर चकराने लगा और वो सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। रामेश्वर जी ने जो करना था वो कह चुकी थी और अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपना पसंदीदा भोजन कर रहे थे। अब रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी को भी समझा दिया था कि आप खुद के लिए जीना शुरू करो और ठाठ से जिए। उस दिन के बाद से रामेश्वर जी और रेखा जी अपने पोता पोती के साथ बैठकर टीवी देखते, खाते पीते और जिंदगी का आनंद उठाते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।